डिवाइन इवनिंग फ्रेंड्स, आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं ऋतु रानीवाला न्यूरो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने कल से अपना फिर से वाक क्षेत्र का जो हम स्वाध्याय कर रहे थे, कुछ समय से वो छूट गया था। कल से फिर से हमने रीस्टार्ट किया है उसको। संकल्प शक्ति हम कर चुके हैं और वाक क्षेत्र को हमने स्टार्ट किया है। कल हमने शब्दों के बारे में जाना, शब्द क्या है। तो कल जो जुड़े थे उनमें से कोई भी बताएगा आपने क्या जाना शब्दों के बारे में। फिर हम आज का चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी लोग कल जुड़े थे उनमें से कोई हैंड रेज करके बताइएगा। निर्मला जी, आप कल जुड़े थे तो आप बताइए। हिना जी, शब्दों को आपने कैसे समझा, शब्द क्या है हमारे। हम अपने सेशंस को अगर इंटरेक्टिव बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। आप किस भाषा से इस चीज को लेते हैं तो मुझे भी ये समझने में अच्छा लगेगा। तो निर्मला जी, आप बताएं, आपने कल के चैप्टर से जो हमने शब्दों के बारे में जाना, आप क्या कहेंगे शब्दों के बारे में। हेलो, आत्मवंदन। आत्मनिर्भर। मैं यही समझती हूँ कि शब्द में बहुत शक्ति है और जैसा हम सोच लेते हैं वैसा होता है। और एक्चुअली में होता आया है हमारे साथ। हमें ये नहीं मालूम था कि वो सोचने से होता है। ये नहीं पता था। हम क्या सोचते थे कि हम जैसा ठान लेते हैं वैसा होता है, ऐसा मेरे मन में था। तो मैं क्या करती थी कि मैं डॉक्टरी में जब पढ़ रही थी तो मैं सबसे पहले बोल देती थी कि मैं फर्स्ट आऊंगी, टॉप करूंगी। और मैं क्या सोचती थी कि मैं जो ठान लेती हूँ वो पूरा होता। मुझे सोचने समझने की चीज नहीं मालूम थी। मैं सोचती मैंने ठान लिया, अब मैंने मिठाई भी बांट दी, अब तो मुझे टॉप 10 में मध्य प्रदेश में आना है। और फिर मैं जुटती थी मेहनत के लिए। और फिर इतनी मेहनत करती थी, इतनी मेहनत करती थी कि मेरे हस्बैंड तो वहां रोटी पका के डाल रहे हैं राजस्थान में, और मैं यहाँ भोपाल में पढ़ रही हूँ, तो मुझे टॉप 10 में आना ही है। तो मैं नहीं जानती थी उस समय। मैं क्या सोचती थी, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, उससे मैं कर रही हूँ। और मैं जुट जाती थी और मैं टॉप 10 में आ जाती थी। तो मेरे मिस्टर क्या सोचते थे, इसकी विल पावर स्ट्रांग, मैं भी यही जानती थी। पर सोचने समझने वाली बात तो मैं मेडिटेशन में आई हूँ और शब्दों का महत्व तो तब पता पड़ा है। मैं तो यही जानती हूँ कि जैसा सोचती रही वैसा होता रहा। पता नहीं कैसे होता रहा, जो ठान लेती वो हो जाता तो आप था। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हम अपनी रियलिटी, हम अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट करते हैं। वी आर द क्रिएटर्स। तो आप जो कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोचती थी, तो आप बिल्कुल सही सोचते थे कि आप लेकिन हम ठान सोचना लेते नहीं। थे और आपके शब्दों से ही वो आपकी तरफ, क्योंकि हमने वही शब्द, वही, यही हमने संकल्प शक्ति में समझा और यही वाक क्षेत्र में है कि हम जैसा सोचते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही हम अपना जीवन बनाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात अभी पता पड़ी। हाँ, सोचने वाली बात अब हमें ये समझ में आई कि अरे वो हम सोचते थे, हम क्या करते थे कि हम जिद कर लेते हैं और हम मिठाई बांट दी है तो अब तो रात दिन पढ़ना ही है, अब तो आना ही है। तो मैं पहले बोल देती थी, वो फिर वो होता था। ये अब बिल्कुल। सब समझ में आई है। सारी हाँ, बातें सब समझ में आई हैं ये अब, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल यही होता है। जैसा हम सोचते हैं, हमारी जैसे शब्द होते हैं, जैसे शब्दों का चयन होता है, वैसे ही हमारे जीवन जो है उसी तरीके से हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब ये हम पर ही निर्भर है। हम, कोई दूसरा हमारे जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हम ही हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने जीवन को क्रिएट करने की हमारी ही है, अपने ही शब्दों के द्वारा, चाहे हम मुंह से निकालें चाहे हम मुंह से ना निकालें। तो कल हमने शब्दों के बारे में जाना कि शब्द ऊर्जा है और शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। मानव का त्रिक्षेत्रमय जीवन। तो यहाँ पर पत्री सर लिखते हैं, मैं अर्थात 3 क्षेत्रों का समूह। अपने आप को जानने का अर्थ है मुझे मेरे अपने भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र के बारे में जानना चाहिए। मेरे भाव, मेरे फीलिंग्स, मैं कैसा सोच रही हूँ,
उसके बाद वाक क्षेत्र, मैं कैसा बोल रही हूँ, हम अंदर तो सोच रहे हैं लेकिन फिर उनको शब्दों के द्वारा हम डिलीवर करते हैं, जो जिन्हें हम वाक क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद चेष्टा क्षेत्र, यानी कि अब मैंने उनको एक्शन के रूप में उनको करना शुरू कर दिया। किसी काम को जो हमने किया, जैसे अभी हमने कर्म का जो समझा, तो पहले भावना क्षेत्र, उसके बाद वाक क्षेत्र और उसके बाद चेष्टा क्षेत्र। तो मानव जीवन त्रिक्षेत्रमय है, विचारों, कर्मों और शब्दों से मिलकर बना हुआ जीवन। तो हमारा पूरा ही जीवन जो है इन्हीं तीन क्षेत्रों में कहूंगी, इन्हीं तीन क्षेत्रों से ही बना हुआ है। मानव जीवन जो है इन्हीं तीन क्षेत्रों पर आधारित है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी त्रिक्षेत्र में व्यतीत होता है। इस मानव जीवन के इन तीन क्षेत्रों के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। त्रिक्षेत्र का अर्थ है तीन क्षेत्र। त्रि माने तीन, क्षेत्र माने एरिया, यानी वो जो हमने समझा, भावना, वाक और चेष्टा, ये क्षेत्र हुए। तो त्रिक्षेत्रमय से तात्पर्य है तीन क्षेत्रों का समाहार। तीनों का जो सम हुआ वो हुआ त्रिक्षेत्रमय। इन तीन क्षेत्रों में ही मानव का संपूर्ण जीवन है। मनुष्य की सारी दुनिया इन तीन क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। ये तीन क्षेत्र इस प्रकार है। भावना क्षेत्र अर्थात विचारात्मक क्षेत्र, हमारे थॉट्स, हम क्या सोच रहे हैं। चेष्टा क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र, जो हम सोच रहे हैं उसको हम एक्शन में ला रहे हैं, हमने काम करना शुरू किया, हमारा कर्म क्षेत्र शुरू हुआ। वाक क्षेत्र यानी वचनात्मक क्षेत्र, जो हम बोल रहे हैं अपने मुंह से, अपने मुख से, ये वचनात्मक क्षेत्र हुआ। अतः मानव त्रिक्षेत्रमय है। प्रत्येक मानव को स्वयं जीवन के रहस्य को समझना जरूरी है, तभी वह जीवन का आनंद ले पाएगा। भावना अर्थात थॉट्स, चेष्टा अर्थात डीड्स एंड वाक अर्थात वर्ड्स, ये तीनों क्षेत्र मानव के जीवन क्रम में हैं। मानव जीवन विस्तृत भावना क्षेत्र, विस्तृत वाक क्षेत्र और विस्तृत चेष्टा क्षेत्रों से परिपूर्ण है। सभी मनुष्यों में ये तीनों क्षेत्र समाये हुए हैं। ये तीनों क्षेत्र जीवन यापन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मानव जब तक अपने निजी जीवन को समझ नहीं पाएगा, तब जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मनुष्य को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए कि यह क्या है और कौन है। तो कई बार, जैसे निर्मला जी ने यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपना एक गुड एक्सपीरियंस के रूप में इसको शेयर किया, लेकिन कई बार हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं भी होती हैं और हमें नहीं पता होता उसका कारण क्या है। इसीलिए जो यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये तीनों क्षेत्र हमारे जीवन में कितने ही इंपॉर्टेंट हैं, तब तक हम अपनी ही लाइफ को नहीं समझ पाएंगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कैसे आ रही हैं, मेरी लाइफ में ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, और हम दूसरों को उसका जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई उसका कारण बनता है, तो हम बाहर की तरफ उस कारण को देखना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन क्षेत्रों की जानकारी होना बहुत जरूरत है कि ये क्या है और ये कैसे है, कौन है, क्या है। तो यहाँ पे ईसा मसीह ने कहा, मैन नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ यानी नो योर सेल्फ, अपने आप को जानिए। गौतम बुद्ध ने कहा, अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का अर्थ है स्वयं के बारे में जानना और समझना। मैं अर्थात तीन क्षेत्रों का समूह, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, और उनके द्वारा मेरे द्वारा क्या कर्म बनने शुरू हो रहे हैं या हुए हैं। तो इन तीनों को जानना ही, ये हमें समझना है। अपने आप को जानने का अर्थ है मुझे मेरे अपने भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र के बारे में जानना चाहिए। जब मैं अपने आप को समझूंगा तब मैं संसार के बारे में जान पाऊंगा, क्योंकि वहां भी वे ही तीन क्षेत्र हैं। जो मैं हूं सो तू है, जित बल देखूं उस बल प्यारा।
स्वयं को समझाने का तात्पर्य ही संसार को समझ लेना है। अगर हम ये समझेंगे कि जब ये 3 क्षेत्र मेरे हैं तो सामने वाले के भी 3 क्षेत्र हैं, यही संसार है, संसार ही 3 क्षेत्र से बना हुआ है। तो जब संसार को समझना है, अपने आप को समझना है। स्वयं पर विजय पाने का तात्पर्य ही विश्व पर विजय पाना है। विश्व पर विजय पाना क्या है? क्या हम बाहर लोगों को जीतेंगे? क्या हम दूसरों को समझेंगे? नहीं, उससे पहले हमें स्वयं को जानना है। कई बार हम दूसरों के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनका व्यवहार देखिए, कैसा बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, किन लोगों के बीच में बैठते हैं। हमारा अक्सर जो है, जो हमारे विचार या हमारी बातें दूसरों की तरफ ज्यादा जाती हैं। हमें दूसरों की तरफ नहीं, हमें अपनी तरफ, इसीलिए कहते हैं अपने भीतर हमें झांकना है। अपने उन 3 क्षेत्र हैं, उनका हमें अवलोकन करना है। तो स्वयं पर विजय पाने का तात्पर्य ही विश्व पर विजय पाना है। जब आप स्वयं पर विजय पालेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने विश्व पर विजय पाली है। जो अपने आप में प्रसन्नमय जीवन यापन कर सके, वे सारे में कहीं भी, किसी भी काल देश परिस्थिति में भी प्रसन्न और आनंदमय रह सकते हैं। तो अगर हमने जब अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन के कारणों को खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा, अगर आज मैं खुश हूं तो उसका कारण क्या है? यदि मेरे जीवन में कोई नकारात्मक ऐसी स्थिति है तो भी उसका कारण क्या है? उसकी जिम्मेदारी हमने स्वयं ने लेनी शुरू कर दी है। कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ही मेरे जीवन में, जैसे अभी आपने इस एपिसोड में देखा कि क्यों ही ऐसे रिश्ते मेरे जीवन में आ रहे हैं। तो जब हम इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं कि ये मेरे ही द्वारा रचित किए गए हैं, तो जब हम इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम उनको सुधारना शुरू करते हैं और एक सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जो स्वयं के साथ संतुष्ट न रह सके, अर्थात शांतिपूर्ण न रह सके, तो उनका सारे संसार में कहीं भी किसी से भी संतुष्ट अथवा शांतिपूर्ण रहना असंभव है। हमारी शांति हमारे भीतर ही है। हम कहते हैं कि देखने के लिए इन भौतिक आंखों से हम एक फिजिकल बॉडी हैं, लेकिन वी आर द सोल। तो उसकी एक जो क्वालिटी है वो क्या है? शांति, स्थिरता, प्रेम। लेकिन जब हम वहां से हटना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम बाहर की तरफ ज्यादा ढूंढना शुरू करते हैं, बाहर से ही प्राप्त करना चाहते हैं, वो शांति हमें नहीं मिलेगी। हमारी शांति तो हमारे साथ ही है, लेकिन हम उससे दूर हट रहे हैं। तो जब हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं, अपनी संतुष्टि को अपने भीतर ढूंढते हैं, और तभी हम उस शांति की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कितना भी बाहर घूमेंगे, आपको वो शांति मिलेगी ही नहीं। कुछ समय के बाद, चाहे जैसे होता है ना कि अगर हम कहीं पे अशांति महसूस कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं अब हम कुछ दिनों के लिए ना हम यहाँ से चले जाएं, तो हमें अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। लेकिन फिर हम कुछ दिनों के बाद आएंगे तो हम फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो कहीं कितना भी आप बाहर जाएंगे, लेकिन भीतर की शांति को ढूंढना है, अपने आप से पूछना है कि क्या कारण है जो मैं इस समय इस अशांति को महसूस कर रही हूँ। तो जब हम धीरे धीरे उन कारणों को समझना शुरू करते हैं और उनको शिफ्ट करना शुरू करते हैं अपने ज्ञान से, तो धीरे धीरे हम चेंज लेकर आते हैं अपने जीवन में। अतः अपने जीवन के बारे में जानना या समझना। मानव के पास विचार, वाक शक्ति और चेष्टाएं हैं। इन्हीं को हम मनसा, वाचा और कर्मणा कहते हैं। मन अर्थात विचारों का समूह, वाचा अर्थात वाक का समूह, और कर्म अर्थात चेष्टाओं का समूह। तो ये त्रिक्षेत्रमय जो सर का एक चैप्टर था, ये हमने इसके बारे में समझा कि मन, वचन और कर्मों के बारे में। अगला है जिसको हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, भावना क्षेत्र, यानी आपके विचारों से, जो आपके इमोशंस, जो आपकी फीलिंग्स हैं, अब हम उसको समझते हैं।
मैं अर्थात 3 क्षेत्रों का समूह, अपने आप को जानने का अर्थ है मुझे मेरे अपने भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र के बारे में जानना है। प्रथम हम भावना क्षेत्र के बारे में जानेंगे, इसी को हम विचारों का क्षेत्र भी कहते हैं। इनमें हमारे विचार और कल्पनाएं रहती हैं। हम जो हर समय किसी ना किसी विचार में रहते हैं, किसी ना किसी सोच में रहते हैं, कुछ ना कुछ कल्पनाएं हम करते रहेंगे, कुछ बना रहे हैं, कुछ बिगाड़ रहे हैं, इस तरीके का हमारे सारे दिन चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास यह भावना क्षेत्र है, उसमें हम कभी कभार विचरते रहते हैं और उसमें ही रह जाते हैं। तो देखिए, अभी हो सकता है कि आप यहाँ पर हो लेकिन इस समय कहीं और चले गए हो, क्योंकि ये आपको कोई मैं नहीं देख सकती, कोई देखने वाला नहीं है, इवन आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ बैठे बैठे कहीं और भी चले जाते हैं। तो ध्यान में जैसे हम जब बैठते हैं या कहीं भी, तो बैठे तो हैं वहां पर, लेकिन उस समय सिर्फ हम बॉडी के साथ है, लेकिन हमारे विचारों के थ्रू हम कहीं और घूम रहे होते हैं। तो इसकी कोई रोक टोक भी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो या फिर हम उसी में इंडल्ज घंटों, अगर जिनको आदत हो प्लानिंग्स करने की या ज्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग की, तो उन्हें पता भी नहीं चलता और वो घंटों उसी में निकाल देते हैं, सिर्फ उन्हीं फीलिंग्स, उन्हीं थॉट्स के अंदर। तो वो उसी में रह जाते हैं। हमारे विचार तरह तरह के होते हैं, हमारी भावनाएं विभिन्न स्तरों पर विहार करती रहती है। हमारी भावनाएं पक्षियों के समान है, उन्मुक्त विशाल गगन में कोई रोक टोक नहीं होती है, कहीं भी टहल सकते हैं। हमारा भावनात्मक शरीर ही सूक्ष्म जगत है, यहाँ किसी प्रकार का सही अथवा गलत नहीं होता। अपनी भावनाओं में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे चोरी डकैती तक भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, जैसे दिल्ली का सुल्तान या रामानुजाचार्य आदि कुछ भी बन सकते हैं। अभी मैं कहूं कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, या मैंने एक इमेज बना ली कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो इस तरीके से हम अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी इमेजिनेशन के द्वारा हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी हमारी भावनाओं पर प्रश्न नहीं कर सकता, ये फैसला नहीं कर सकता, कोर्ट में केस नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे विचार सूक्ष्म जगत में से संबंधित है, दिखाई नहीं दे रहे, सूक्ष्म यानी कि ऊर्जा के रूप में ये विचार है, हमारे भौतिक संसार से संबंधित नहीं है। जाके जाही भावे तो ही, हम अपने भावना प्रपंच में अपनी इच्छा अनुसार सैर करते हैं। अपने भावना जगत में सर्व स्वतंत्र हैं। यह भावना जगत सृजनात्मक क्षेत्र है। हम इस भावना क्षेत्र में अनेक प्रकार के विषयों की सृष्टि करते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना भी करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन को आप जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, विजुअलाइजेशन जानते हैं, ये वही है कि आप जो है उनको इमेजिनेशन कर सकते हैं। और जैसे 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 निर्मला जी ने अभी यहाँ पे शेयर किया कि मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं तो ऐसा ही सोचती थी, मैं तो ऐसा ही करती थी, और उन्होंने वो किया, वो डॉक्टर बनी। तो इस तरीके से जो है, जब हम किसी चीज को उतनी ऊर्जा देते हैं तो वो भी मैनिफेस्ट होता है। और ये जो सृजनात्मक है, ये इसी तरीके से हम उसको सृजन कर पाते हैं, अपनी भावनाओं क्षेत्र में ऊर्जा देकर। इस भावना क्षेत्र में न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सही गलत आदि द्वंद्व भावना नहीं है। अतः विचारधारा में किसी को कोई अड़चन नहीं होती है। कभी भी आप अच्छा सोच रहे हैं, कभी भी आप बुरा ही सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब हो रहा है, सब चल रहा है, कोई अड़चन नहीं है, अपने आप फ्लो में हो रहा है। यहाँ आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। अतः विचारधारा में किसी को कोई अड़चन नहीं होती, कोई अड़चन डालने की स्थिति भी नहीं होती है। अनावश्यक स्थितियों पर ध्यान देना भी व्यर्थ है। जिसकी भावना जैसी है, उसकी भावना सिद्धि भी वैसी ही होती है। तो इसीलिए जब हमारा उन पे कंट्रोल नहीं होता है, तो हमारी उसी तरीके से हम सोच से आगे बढ़ते रहते हैं, और जैसी हमारी भावना होती है उसी तरीके से वो सिद्ध होना भी शुरू हो जाती है।
हम किसी के बारे में अगर बुरा सोच रहे हैं तो वो बुरा हमारी तरफ ही आएगा, क्योंकि हमने एक ऊर्जा प्रवाहित की। तो आपने अगर लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यही कर्म का सिद्धांत है कि जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे। तो जिस तरीके से हम भावना रखेंगे उसकी सिद्धि भी होगी हमारे लिए। प्रत्येक मानव भावना जगत में सर्व संपन्न है, सर्व स्वतंत्र है। यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात जैसी इच्छा वैसा करो का सिद्धांत लागू होता है। कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी का अवरोध नहीं बन सकता, कुछ असंगत भी नहीं है, कोई तर्क वितर्क भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपने भावना जगत में स्वेच्छा से राज्य है। मेरी माता ऐसे क्यों सोच रही है, ऐसे प्रश्न हम नहीं कर सकते। हमें पता भी नहीं चलता कौन क्या सोच रहा है। इस समय आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं आपसे पूछ भी नहीं सकती कि क्या आप क्या सोच रहे हैं। आप ऐसे इस तरीके की बातें, क्योंकि ये तो सूक्ष्म जगत में हो रहा है, जो भी हो रहा है इन्हें हम अपनी इन आंखों से या इस तरीके से महसूस नहीं कर सकते। तो इस तरीके के प्रश्न हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी इच्छा है, उनके अपने विचार हैं। मेरा शत्रु ऐसा क्यों सोच रहा है, नहीं, उनके भावना जगत में यह उनकी इच्छा है कि वो इस तरीके के विचार लेकर आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे विचारों का विधान इस प्रकार है तो उसके विचारों का विधान भी वैसा ही हो। हमारी तरह वे नहीं होंगे और उनकी तरह हम नहीं रहेंगे। तो कितनी अच्छी बात कही है। हम क्या सोचते हैं कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा क्यों नहीं सोचते, जैसा मैं करती हूँ वैसा क्यों नहीं करते। तो यहाँ एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सब कोई अपने अपने विचारों से ही अपने अपने जीवन का सृजन करते हैं। तो जैसा हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं है वैसा ही वो सोचे, या जैसा वो सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हम भी वैसा ही सोचे। तो सब अलग अलग अपने तरीके से अपने जीवन में अपने विचारों के द्वारा उसका अपने जीवन का सृजन करते हैं। हमारी विचारधारा हमारे मन मस्तिष्क से उत्पन्न होती है और उनकी विचारधारा उनके मन मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। सब अपने अपने भावना जगत में अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप जीते हैं। वे स्वयं सर्व स्वतंत्र हैं, सभी स्वतंत्र हैं। एवरी सोल इज फ्री विल। तो जिसको जो सोचना है, जैसे करना है, वो सब कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पति सभी कहते हैं डोंट इंटरफेयर, क्योंकि इंटरफेरेंस भी आपका ही कर्म को बनाती है। इसलिए हमें किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भावनाओं के बिना विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं, इनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती है। भावना ही महत्वपूर्ण चीज है। हम सभी जानते हैं कि 70-80 हजार जो विचार आते हैं उनमें से 5% ही हमारे काम के होते हैं। अदरवाइज हम लोग या तो प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर की, या कोई पास्ट की कुछ ऐसा घट गया उसमें ही हम बिजी, और हमें पता भी नहीं होता है। तो हमें इसीलिए हमें ये सीखना है, अवेयर रहना है अपने विचारों के प्रति, क्योंकि हमारे भावना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब हम मौन में होते हैं तो अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि कैसे विचार है मेरे। तो अगर आप टाइम टू टाइम अपने विचारों को देखना और लिखना शुरू करेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे कि कैसा पैटर्न है आपके सोचने का। अगर दूसरे लोगों के प्रति आपका पैटर्न कैसा है, किस तरीके की सोच रखते हैं आप, तो आपको इस चीज से क्लैरिटी भी आती है कि यहाँ पर मुझे इसको ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि विचार हमें जो है एकदम कहना चाहिए बुलबुले की तरह है, आया और चला गया, आया और चला गया। लेकिन जब हम उसे लिखते हैं और बाद में उनको पढ़ते हैं तो वो हमें समझ में आता है कि मेरे अंदर कैसे कैसे विचार है, क्यों ही मैं अपने जीवन को इस तरीके से सृजन कर रही हूँ। और दोष बाहर नहीं, हमारे उन विचारों को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सब समझ में आता है। कल्पना करें कि विचार और शब्द रॉकेट यान है तो भावनाएं ईंधन है। स्थिर यान तो ईंधन की मदद से ही ऊपर जाएगा।
तो जैसे हमने कल शब्द को समझा, तो यहाँ पे कहते हैं आपके जो शब्द है वो तो एक रॉकेट यान की तरह है, लेकिन उस शब्द को फ्यूल कौन दे रहा है? वो आपकी फीलिंग्स देती हैं। तो उसकी वजह से ही वो आपका जो है जो रॉकेट है वो ऊपर जा सकता है। यदि आप बोलते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन हैं, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। अब जो हमारे आसपास है, चाहे वो ऑफिस में हमारे कलीग्स हो, फैमिली में हमारे मेंबर्स हो या फ्रेंड्स हो, कितना आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना, और अप्रिसिएशन ट्रू होना चाहिए, सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे हैं। बोल तो दिखाने के लिए रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, बट भीतर हमारे कुछ और चल रहा है। तो जो भीतर चल रहा है वो भी आपका भावना क्षेत्र ही है, जिससे आपका कर्म क्षेत्र बनेगा। तो इसलिए अपने भावनाओं के प्रति हमें सजग रहना है। तो इस तरीके से जब हम किसी के प्रति सही और सकारात्मक भाव जो है व्यक्त करते हैं, इस भावना का परिणाम होगा कि सहकर्मियों के साथ हमारे या परिवार के लोगों के साथ हमारे मधुर संबंध बनेंगे। यदि ऐसा सोचें कि किसी की हत्या करनी है अथवा हत्या के बारे में सोच रहे हो, ऐसे विचारों में ही यदि हमारी मृत्यु हो गई, हम किसी के बुरा भला सोच रहे हैं, यहाँ तक कि हत्या की बात सोच रहे हैं, और उसी स्थिति में और उसी क्षण में मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाए, तो ऊपर के लोकों में जब हम जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा है। एज अबव सो बिलो, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अतः हमने अपने विचारों पर लज्जित होने की आवश्यकता भी नहीं है। इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर हम बुरा भी सोच रहे हैं तो ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है कि हम सोचें कि वहां हमारी कोई क्लास लगने वाली है कि आपने ऐसा क्यों सोचा। हमसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि ऊपर तो हमें बहुत वेलकम किया जाता है, प्यार ही दिया जाता है। कोई वहां पे एक डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ है कि आओ अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने ऐसे भाव ही क्यों लेकर आए, तुमने ऐसा काम ही क्यों किया। नहीं, जो जैसा हमें कहना चाहिए, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो हम उसको समझें कि यहाँ पर कोई भी पूछने वाला नहीं है, वहां भी कोई पूछने वाले नहीं है। हमें अपने विचारों पर लज्जित नहीं होना, उनके प्रति सिर्फ सजग होना है। कई बार हम लोग जिनको जब ये लोग नए नए ध्यानी आते हैं और उनको कुछ नया जैसे पता पड़ता है कि मुझसे ऐसा मेरे जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ही थॉट था या मेरे ही कर्मों की वजह से मैंने अपने जीवन में ये सब चीजें लेकर आई, तो कहीं ना कहीं वो उनको गिल्ट होने लगता है। तो यहाँ पर वही कहने का अर्थ है कि आप गिल्ट ना करें, वहां पर कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। अपने किसी शब्द के प्रति लज्जित ना हो, आपको सिर्फ सजग होने की जरूरत है। उपनिषदों में कहा है कि हमारे विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए, किंतु विचारों पर नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदांत शास्त्र में वैराग्य का बोध होता है। वेदांत शास्त्र अनाहत चक्र से संबंधित है। अनाहत चक्र यानी हमारा हार्ट चक्र। वेदांत शास्त्र यहाँ पर अनाहत चक्र से, हार्ट चक्र से रिलेटेड बताया गया है, जहां पर उन्होंने सबको वननेस की फीलिंग, सबको एकत्व की फीलिंग से बताया है। यदि हम कोई फिल्म देखने जाएं और फिल्म की हीरोइन से प्रभावित होकर उसमें आसक्ति बढ़ाएं, यह आसक्ति विचार भावना जगत में अनुभव देती है। यानी कि हम विचार क्या है, हमारी ऊर्जा ही है। हम जिस तरह के विचार अपने भीतर लेकर आएंगे, किसी को देखकर, किसी चीज को, या किसी के पास कुछ अच्छा है और उसके प्रति हमारे अंदर या तो जेलसी की भाव आए, या ऐसा हमारे अंदर कोई भाव, इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास होना चाहिए, या इस तरीके के अगर हम कोई नकारात्मक भाव अपने लाते हैं, तो वो भी हमें उस सूक्ष्म जगत में वो अनुभव देती है, विचार भावना जगत में हमें अनुभव देती है। वेदांत कहता है कि यह अनुचित है, परंतु आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि यह उचित है। वेदांत वेदांतवलंबी अल्प ज्ञानी होते हैं, और जो संपूर्ण ज्ञानी होते हैं वे सहस्रार स्थिति में होते हैं। तो देखिए, मैंने वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि जो वेद हैं वो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या कुछ कम है वहां पर, या कुछ मिस है। मुझे जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी।
तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें जो संपूर्ण ज्ञानी है वो एक सहस्रार की स्थिति में, और जो वेदांत वाले हैं वो अनाहत की स्थिति में है, यानी कि जो सहस्रार की स्थिति में यानी वो एनलाइटेंड बीइंग्स हैं। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक तथा विशुद्ध चक्रों की स्थिति में जो योगी होते हैं वे इसे समझ नहीं सकते। आज्ञा चक्र के योगी इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विस्तृत ज्ञान द्वारा यह संभव है। उदाहरण के लिए निम्न स्थिति में जिसको हम सत्य मानते हैं वही उन्नत स्थिति में असत्य हो जाता है। यानी कि जब हम लोअर जो हमारी ये जो लोअर हमारे चक्रास हैं, अगर हम वहां पर रुककर ये माने कि यही सत्य है, तो जब आप उन्नत की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये सत्य नहीं है, ये तो असत्य है। सिर्फ हमें वहां से शिफ्ट होना है। यानी कि अगर हम सिर्फ नीचे ही सोच रहे हैं, नीचे के जो चक्र है जिसे हम मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र से ही वहीं पे स्थित होकर सोच रहे हैं, तो हम क्या मानते हैं कि ये सत्य नहीं है। लेकिन जब हम और अनाहत और विशुद्ध और सहस्रार की तरफ बढ़ते हैं तब हम ये जानते हैं कि जो हम नीचे के चक्र से देख रहे थे वो तो जो असत्य है। तो ये अभी चैप्टर और भी बहुत बड़ा है। क्या मैं खत्म कर दूं आज इसको? और 10 मिनट लगेंगे क्योंकि हमें 1 घंटे का मेडिटेशन भी करना है, या हम कल कवर कर ले इसको? अभी इसमें काफी टाइम लगेगा। चलिए इसको कर लेते हैं हम। तो उदाहरण के, हाँ ये हमने कर लिया। वैज्ञानिक सर जो साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, आपने सुना होगा आइजैक न्यूटन का नाम, जिन्होंने ग्रेविटी फोर्स की खोज की थी, कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनकी, इसमें कुछ क्लियर नहीं लिखा, कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन, किंतु सर आइंस्टीन के अनुसार द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ कर्व। जो स्पेस फिजिक्स को समझते हैं वे उसे भी समझ सकते हैं, जो स्पेस फिजिक्स को नहीं जानते वे इसे भी समझ नहीं पाते हैं। क्वांटम फिजिक्स में एवरीथिंग इज अनसर्टेन, किंतु न्यूटोनियन फिजिक्स में एवरीथिंग इज सर्टेन। ये इसमें थोड़ा पार्ट ज्यादा दे दिया है, जो इस बार की बुक आई है उसमें ये पार्ट नहीं है, हम इसको सिर्फ पढ़ के कर लेते हैं। इसी तरह अल्पज्ञ कहते हैं कि सोच विचार में सही गलत होता है, सर्वज्ञ कहते हैं कि सोच विचार में सही या गलत नहीं है। यानी कि यदि आप किसी चीज को सही और गलत से विभाजन कर रहे हैं तो पति सर यहाँ कहते हैं वो अल्पज्ञ है, क्योंकि यहाँ पे सही और गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ अपने आप में सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ संपूर्ण है। कोई यही जो है सर्वज्ञ की डेफिनेशन है। जो सर्वज्ञ है, जिन्हें हर चीज का ज्ञान है, वो ये नहीं कहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जो भी हम जिसे गलत कह रहे हैं उस गलत का भी अनुभव करते हैं, उस गलत का भी होना है। तो इसीलिए सही और गलत जो है वो अल्पज्ञ सोचते हैं कि ऐसा सही और गलत को समझें। यदि कोई अपनी अपनी भावनाओं के जगत में गलतियां कर रहा है तो ये सोचकर लज्जित नहीं होना चाहिए। भावना और विचारात्मक क्षेत्र में अपराध भाव नहीं होना चाहिए। यहाँ का सूत्र यह है कि यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात तुम्हारी इच्छानुसार हो। तो यहाँ जो अगर आपने डेविड हॉकिंस की जो किताब है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें भी उन्होंने जो कॉन्शियसनेस यानी जो चेतना का स्तर है वो समझाया है कि जो नीचे का सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी, चेतना की सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी है वो है गिल्ट और शेम। तो अगर हम वहीं पर रुके रहेंगे तो हम ऊपर की तरफ नहीं बढ़ जाएंगे। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाना है तो हमें किसी भी गिल्ट या किसी भी तरह के शेम में नहीं रहना है, क्योंकि यही यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमें गलतियां अगर हमसे होती हैं तो हमें उसके प्रति कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए, कोई अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं रखना है। क्योंकि अगर हम गिल्ट में, जो कि एक नकारात्मक स्थिति होगी, तो हम ऊपर की तरफ जहां हमें पीस, जॉय, वो कॉन्शियसनेस चार्ट अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आप समझेंगे
कि कैसे हम अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा सकते हैं, और हमारी जो हाईएस्ट चेतना है वो क्या है, एनलाइटन होना। तो यदि हम गिल्ट में ही रुके रहेंगे तो हम ऊपर की तरफ फ्लो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो यहाँ पर जो लिख रहे हैं कि हमें अपनी किसी भी बात के लिए लज्जित नहीं होना है, किसी तरह का अपराध बोध हमें अपने भीतर नहीं रखना है। हम सिर्फ यहाँ अनुभव करने आए हैं। तो आपने अगर रॉबर्ट स्वार्ट्ज की सोल प्लान भी सुनी हो, अगर पढ़ी हो या सुनी हो उसकी ऑडियोज, तो भी उसमें यही कहते हैं कि सब जो भी, अगर कोई मर्डरर भी है तो वो भी एक सोल प्लान के साथ आया है, क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस करना है। उसमें लज्जा या गिल्ट या शेम होने करने की जरूरत नहीं है, या सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए आए, क्योंकि हम सभी एक्सपीरियंसर हैं और हम उसको रियलिटी मान लेते हैं। तो भावना और विचारात्मक क्षेत्र में अपराध भाव नहीं होना चाहिए। यहाँ का सूत्र यह है कि यच्छे ससी तथा कुरु, अर्थात तुम्हारी इच्छानुसार हो। ये शब्द श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में कहे, यानी कि अच्छा है तो भी तुमने तुम्हारी इच्छा अनुसार, बुरा है तो भी तुम्हारी, सब कुछ हमने एक अकर्म की भाव से, कि मैंने किया नहीं, मेरे द्वारा किया गया, अगर हम उस भाव से करते हैं। तो यहाँ पे जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये बात कही, ये जो बात उन्होंने कि तुम्हारी इच्छा अनुसार हो, तो हम उससे अपने आप को सेपरेट करते हैं। यह कथन भावना जगत में भी उपयोगी है तथा कुरुक्षेत्र में भी उपयोगी है। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र यानी चेष्टा क्षेत्र, उसमें भी यह सूत्र काम आएगा, उपयोगी सिद्ध होगा। भावना क्षेत्र में कुछ भी उत्पन्न करना, कुछ विनाश करना, किसी का सम्मान अथवा अपमान भी कर सकते हैं। अपनी इच्छानुसार हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जो भी है सब सृजनात्मक है, क्रियात्मक नहीं है। और कारण लोकों में भी यह भावना जगत है, किंतु कार्य लोकों में यह नहीं आया है। अंतःकरण स्थिति में होने के कारण वह किसी के जजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। जीसस ने कहा जज ये नॉट, अर्थात किसी को जजमेंट नहीं करना चाहिए। हम जजमेंट देते हैं, आप बहुत अच्छे हो, ये अच्छी नहीं है, इनको देखो, इनको कितना ईगो है, इनको देखो कितना अहंकार, कितना इनको अंदर गुस्सा भरा हुआ है, हम उनको जज करते हैं। तो हमें किसी, क्योंकि वो भी अनुभव कर रहे हैं अपने तरीके से, अगर कोई ध्यान नहीं कर रहा या कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है तो हम, क्योंकि अब ध्यानी है, तो हमें लगता है ये तो अभी नीचे है, अभी ये उच्च स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, हम जज कर रहे हैं उनको। लेकिन यहाँ हर सोल अपने अपने, अगर आपने सोल इवोल्यूशन को समझा होगा, तो हर सोल अपने अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करने आई है, इसलिए हमें कभी किसी को कम या ज्यादा नहीं समझना है, वो सब हमारे समान ही हैं। तो जजमेंट नहीं देना, पति सर कहते थे नो जजमेंट, उसका कारण ये है कि तो भी आप कर्म बनाते हैं। इन तीन शब्दों में समस्त आत्मविज्ञान निहित है, यानी जज नहीं करना है, किसी को भी जज नहीं करना। ये तीनों शब्द सहस्रार स्थिति से उत्पन्न होते हैं। जब आप इस स्थिति में हैं कि अब मुझे किसी को जज नहीं करना है, आप नहीं कर रहे हैं, तो अब आप सहस्रार की स्थिति में होते हैं। ये शब्द अनाहत अथवा विशुद्ध या आज्ञा चक्र से नहीं आए हैं, अतः सहस्रार स्थिति में स्थित योगी गण ही समझ सकते हैं इस शब्द को। जज ये नॉट, किसी को जज नहीं करना। विश्वनाथ आनंद को नए शतरंज की खिलाड़ी नहीं समझ पाएंगे, एक विश्व विजेता को दूसरे विश्व विजेता ही समझ सकते हैं। जीसस के शब्दों को जीसस की स्थिति में रहने वाले अच्छी तरह ही समझ सकते हैं। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहने के बाद ही उन शब्दों को समझ सकता है। सामान्य लोग समझ नहीं पाते, यह असंभव है। जज मत करो। इसीलिए जब हम अगर किसी को ये बात कहते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा, तो हमें उसको बहुत प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं है, अभी उस स्टेज पर नहीं आए हैं। जब वो आएंगे तो वो भी उसको समझ लेंगे। तो इसलिए
जैसे हम लोग जब ध्यान के लिए बताने जाते हैं या ध्यान किसी को सिखाते हैं तो वो नहीं समझ रहे हैं, तो उसके लिए अब हम क्या सोचते हैं कि हम तो इनको इतना अच्छा बता रहे हैं और ये समझ ही नहीं रहे, क्योंकि वो अभी उस स्थिति में नहीं है। इसलिए हमारा क्या काम है कि हमें वो इंफॉर्मेशन, वो मैसेज उन तक पहुंचाना है। उसके बाद जो भी रेडी होगा वो करना शुरू कर देगा। जज मत करो, जज किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कौन हैं? आप जैसे त्रिक्षेत्रात्मक हैं वैसे वे भी त्रिक्षेत्रात्मक हैं, अर्थात वे भी त्रिक्षेत्रा जो तीन क्षेत्र हैं, जैसे हम तीन क्षेत्रमय हैं ऐसे वो भी तीन क्षेत्रमय हैं। उनके अपने भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र है। आपको किसी को जज करने का अधिकार और योग्यता भी नहीं है। अतः जीसस के वाक क्षेत्र से उत्पन्न ये महान वाक है और सत्य वाक है। श्री कृष्ण के वाक क्षेत्र से आए शब्द भी कितने अद्भुत हैं। जीसस, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध के शब्द अपने अपने वाक क्षेत्र से प्रसारित हुए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों के विचारों की परवाह मत करो। वे सृजनात्मक हैं, क्रियाशील नहीं हैं। उनमें उन्हें स्वतंत्रता भी है, हानि भी, लाभ भी, अच्छा या बुरा भी, विचारों में कुछ भी कर सकते हैं, यह उनकी इच्छा है। अब शेष दो क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो हम कल करेंगे। तो हमें जो है सबको, कहते हैं ना सभी फ्री विल है, वो जैसा सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए, वो उनकी इच्छा है। हमें बहुत इंटरफेयर, बहुत रोक टोक और नो जजमेंट, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपने आप को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि नो योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, अगर आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई इसको और क्लैरिटी से समझाना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और उसके बाद हम 1 घंटे का अपना ध्यान करेंगे। मैंने इसको अपनी समझ से आपको कोशिश की है समझाने की। अगर आप लोग कुछ और मुझे ऐड करके बताना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो। हाँ जी सुषमा जी। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आप कह रहे हो किसी को जज नहीं करना चाहिए, हाँ जी। लेकिन कोई आपको आके बार बार परेशान कर रहा है, गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप अपने आप करोगे ही उसको जज कि ये क्यों गलत कर रहा है मेरे साथ? उसकी गलती को देखोगे ही, आप कैसे इग्नोर करोगे बताओ? नहीं, जजमेंट को समझना है पहले कि जजमेंट क्या है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, अनकंफर्टेबल हैं आप उस स्थिति से, वो जो भी आपके साथ कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, तो पहला तो ये कि आपको सोचना है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है। हम लोग गलत और सही को समझते हुए कि अगर हमें इस चीज की स्थिति का पता है कि हमें सही तरीके से उनको रोकना भी आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए पहले हमें उसकी डेप्थ को समझना है। हम हमेशा अपनी साइड को राइट समझते हैं और सामने की साइड को रॉन्ग। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, लेकिन पहले उस स्थिति को समझना है। अगर हम ये क्लियर करें कि वहां पे हमें अपनी बात कहनी है, तो हमें अपनी बात कहनी भी आनी चाहिए। जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें, जी हरमिंदर जी, हम इस पॉइंट पर भी आते हैं। जजमेंट का मतलब ये है कि आप किसी को ये ना कहे, अभी हमने क्या कहा, अच्छा अगर आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ क्या है कि मैं अच्छी हूं, वो बुरी है, क्योंकि दो अपोजिट पार्टी अगर है तो एक अच्छा और एक बुरा होना है, राइट। लेकिन अगर हम सॉरी, ये अल्पज्ञ की स्थिति, और जब हम सर्वज्ञ होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, ये अपना पार्ट रोल कर रहा है, मैं अपना पार्ट रोल कर रही हूँ, मुझे ये अभी इसको ज्ञान नहीं है उतना, उसकी वो स्थिति नहीं है। हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी जैसे उन्होंने कहा ना, वो भी त्रिक्षेत्र में है और मैं भी त्रिक्षेत्र में हूं। ये संसार ही पूरा त्रिक्षेत्र है।
आपको समझ में मतलब मैं आपको समझा पा रही हूँ बात को? हाँ मैडम, थोड़ी थोड़ी आ रही है, हाँ, ज्यादा उसका नहीं। नहीं, उसका अर्थ क्या हाँ, है कि कई हाँ, बार हम ये समझते हैं कि वो गलत है, मैं सही हूँ, लेकिन सही और गलत का फैसला कौन करेगा? क्योंकि मैं तो हाँ, ये हमेशा भी ही है। सही हूँ, मैं तो हमेशा ही हाँ। सही हूँ, हम्म। सामने वाला तो हमेशा ही बुरा है। उसकी साइड पे जब हम खड़े होंगे तो वो क्या बोलेगा? मैं तो हमेशा सही हूँ, ये हमेशा गलत है। तो पहले तो सही और गलत का फैसला होना है। हम्म। तो इसीलिए यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ये अल्पज्ञता है कि अगर हम सही और गलत समझें, लेकिन अगर हम ये समझें कि ये भी उसी त्रिक्षेत्र में है, मैं भी उसी त्रिक्षेत्र में हूँ, वो अपने भावों के और अपने कर्मों के और अपने शब्दों के हिसाब से अपने जीवन को रच रहा है, और मैं अपने त्रिक्षेत्र उसी से अपना जीवन को उसको रच रही हूँ। तो यही सजगता है, हमें यही सीखना है। तो जजमेंट का मतलब ये है कि हम बैठे हुए हैं और अब हम कहीं गॉसिपिंग कर रहे हैं और थर्ड पार्टी को हमने जजमेंट देना शुरू कर दिया, या हम मान लीजिए आपसे बात कर रहे हैं। अब अगर मेरी आपको बात मान लीजिए समझ में भी नहीं आ रही, तो आपने सोच लिया बस ये तो बोलती जा रही है, इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है, बस कुछ ना कुछ इनको बस पढ़ के बता देना है। जजमेंट नहीं देना है। जजमेंट बहुत ही कहना चाहिए एक स्टेन है, जिद्दी सा, हमें पता भी नहीं चलता, बहुत इजी फ्लो में निकलता है। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, खुद का अनुभव, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि मैं भी कितनी छोटी छोटी सी चीजों में वो जजमेंट मेरा सरफेस पे आता है। लेकिन जिस क्षण मुझे पता चला, उसी समय समझ में आया कि कितना डीप है हमारे अंदर। इसलिए ये जो उन्होंने कहा ना कि जजमेंट वाले जो स्थिति है वो ससरार की स्थिति है, जब तक हम नीचे के चक्रों में रहेंगे हम इस स्थिति को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश कीजिए। कोई अच्छा या बुरा, सही या गलत नहीं होता, यहाँ सभी अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं आप प्रेम दीजिए उनको, जो है जजमेंट से बेटर है उनको प्रेम दीजिए। तो जब हम हार्ट कोहेरेंस करते हैं तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से बदलाव आता है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ अपनी बात। तो थैंक यू। एक और है कि हाउ टू अवॉइड गिल्ट इन पास्ट, यही क्वेश्चन है आपका हरमिंदर जी? यस। तो अगर किसी तरह की कोई गिल्ट आपको फील हो रही है, जो आपको कभी पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है, तो दैट इज नॉट गिल्ट, दैट इज जस्ट यू एक्सपीरियंस दैट सिचुएशन। तो उसके लिए हमें गिल्ट में नहीं रहना, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, आप गूगल पे जाइएगा, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस डालिएगा और सबसे नीचे देखिएगा, और आपको कितनी ऊंची स्थिति में जाना है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मुझे सेल्फ लव करना है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैंने जो कुछ भी किया, चाहे मैंने पास्ट में ही किया, वो मैंने उस समय अपनी समझ के अनुसार बेस्ट किया था। तो जब हम उस एक्सेप्टेंस में आते हैं, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। तो गिल्ट नहीं है, हमने एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पर, कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं। लाइफ में कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज के लिए रुकना नहीं है, क्योंकि हमें हमारी जर्नी बहुत आगे जानी है। तो अपने आप को फ्री फ्लो रखिएगा और अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। सभी लोग सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे कुछ भी हो गया हो, जो हो गया वो हो गया, बट जो प्रेजेंट है वही हमारा फ्यूचर बनता है। तो आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए। पास्ट इज पास्ट, ओवर। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे अपने। अगर किसी और का प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा, तो हम
आगे बात कर सकते हैं, नहीं तो अब हम ध्यान की तैयारी करें। पीएमसी हिंदी पर यू कैन हील योर लाइफ का डॉक्टर एस रंजन की एक सीरीज चल रही है, उसमें उसको आप सुनिएगा। सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे करना है। लुई एल हे की बुक है यू कैन हील योर लाइफ, मिरर वर्क, उनको पढ़ सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई पास्ट का या कोई ऐसी है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उससे उसको पढ़ के समझ के कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम ध्यान करेंगे। आनापानासती ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं। जो लोग ही जैसे कंफर्टेबल हैं सुखासन में, पैरों को लटका कर, पैरों को लंबा करके आप बैठ जाइएगा। पीछे आप अगर बैक सपोर्ट लेना चाहें, बैक सपोर्ट ले लीजिए। बिना बैक सपोर्ट के बैठ सकते हैं तो बिना बैक सपोर्ट के बैठिएगा, जैसे भी आपको। पलंग पे लंबा कर लें पैरों को। हाँ हाँ, लंबा कर लीजिए, लेकिन हम क्रॉस करेंगे पैरों को। अच्छा। हाथों को क्लैस्प कर लेंगे और चश्मे हटा के आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल कंफर्टेबल होके, कोई भी स्टिफनेस नहीं बॉडी में, किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती सांस। हर एक सांस को आते हुए और जाते हुए देखिए, और कुछ भी नहीं करना। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार।
Last 2 minutes. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों को, आस पड़ोस के सभी लोगों को, आपके आसपास इस ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, उन सबको अपने हृदय से प्रेम भेजेंगे। आज के ध्यान के लिए और आज के ज्ञान के लिए अपने आप को धन्यवाद कहते हैं। हम श्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद कहते हैं, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं। आप आंखें खोल लीजिए फ्रेंड्स। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं, ध्यान में बने रह सकते हैं। जो वापस आ गए हैं वो पानी पी लेंगे। पानी में आप अपने अच्छे शब्दों को, हमने शब्दों को समझा ऊर्जा है। पानी में मेमोरी होती है। आप जैसे शब्द देंगे हमारे भोजन को, हमारे पानी को, तो उसी तरीके से उनकी भी संरचना होती है। तो आप अच्छे वर्ड्स दीजिए अपने पानी और भोजन को जब भी आप उनको लें, और उसको फिर आप पी सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य हो, सुख हो, शांति हो, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसको अच्छे इंटेंशंस, अच्छे वर्ड्स के द्वारा उसको चार्ज कीजिए और पानी पीजिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग कल फिर मिलते हैं अपने स्वाध्याय में। कल का हमारा स्वाध्याय का चैप्टर है कर्म क्षेत्र। बहुत अच्छा चैप्टर है, सभी जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। हेलो रितु जी। हाँ जी। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को भी वो किताब चाहिए, संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। मीनू जी नहीं है क्या आज? हाँ, आज मीनू जी अभी ट्रैवल कर रही हैं, कहीं 3 दिन के लिए गई हैं। आपको बुक चाहिए ना, मैं दीदी को बोल दूंगी। आपका एड्रेस आपने मुझे भेजा था। हाँ, भेजा था। तो निर्मला जी, आपके पास उनका नंबर, एक सेकेंड मैं रिकॉर्डिंग बंद कर